हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। दिस इज वशिष्ठ। आज हम क्लास 11 सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। अभी तक हमने जाना कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होते हैं और सर्कुलर मोशन के कितने टाइप्स के एक्सीलरेशन होते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन के 4 टाइप्स के एक्सीलरेशन होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए सब्सक्राइबर्स हैं तो पहले आप पिछला वीडियो देख कर आइए, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, वरना आपको बोरिंग लगेगा। ठीक, समझ रहे हैं? तो पहले आप पहला वीडियो देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, फिजिक्स आपका एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और अपना रटाने वाला काम नहीं, इसमें हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, अब क्लियर तभी होगा जब आप सारे वीडियो को सीक्वेंस से देखे रहेंगे तो। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं सर्कुलर मोशन 03 बाई ईशा व्हील या फिर बाई वशिष्ठ। आपको प्रीवियस क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज अभी तक हमने आपको बताया था कि जब हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़े थे तो हमने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको मिलता है। ठीक है, मिलता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था, जो सेंटर की ओर लगता था, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता था, सेंटर से अबे, सेंटर से दूर लगता था। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हम उस टाइम पर आपको बोले थे कि इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये दोनों फोर्स पर। ठीक है, तो वो टाइम आ गया है। ठीक, अब ये जो लेक्चर हमारा रहेगा, इस लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं? इस लेक्चर में हम सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ केसेस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम इस जो अभी तक हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है, इसमें कई टाइप्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे बैंकिंग रोड प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, आप जब साइकिल चलाते हो क्यों, जब टर्न मिलता है क्यों आप बेंड कर जाते हो इस तरीके से, उस वो भी वजह आप जानोगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से कई कई एग्जांपल्स आएंगे। समझ रहे हैं? जैसे एक आ सकता है आपका आएगा कि मौत का कुआं, कि मौत के कुएं में जब बाइक चलती है इस तरीके से, ठीक है, पूरा चक्कर लगाती है। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके सर्कुलर मोशन के। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इन पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कई सारे एग्जांपल्स आएंगे सर्कुलर मोशन के। वो आपका अपकमिंग लेक्चर, मतलब अगला वाला लेक्चर में रहेगा सारा चीज। ठीक है, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ठीक है, हेडिंग आप लगा लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। अब देखिए, इसके पहले लेक्चर में आपने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम एफसी से दिखाते थे या फिर सॉरी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम एसी से दिखाते या फिर ए आर से दिखाते थे। इसी तरीके से इसको हम या एफसी से दिखाएं। समझ रहे हैं? इसको चाहे हम एफसी से दिखाएं या फिर एफ आर से दिखाएं, बात एक ही है। आपकी मर्जी, आप चाहे जिससे दिखाइए। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिख ले सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो चलिए लिखते हैं, इन अ circular motion, in a circular motion the force acting on a particle directed towards the center of circle is known as centripetal फोर्स। समझ रहे हैं? ठीक है, क्या लिखा गया है कि इन सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन के दौरान फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, जो जो फोर्स लग रही है वो सेंटर की ओर लग रही है। उस टाइप की फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है, ये रहा हमारा सर्कल। ठीक है, मान लीजिए सर्कल का सेंटर ये है, तो ये मान लीजिए रेडियस इसका आर है।
ठीक। और ये हमारा रहा पार्टिकल। अब आपको कल बताया गया था कि सेंटर की ओर एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। सेंटर की ओर एक्सेलरेशन लगता है मतलब डायरेक्शन क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर। तो आपको फार्मूला पता होगा, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F बराबर में ma, ये सब वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर, एक्सेलरेशन भी वेक्टर। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा उसी सेम डायरेक्शन में आपका फोर्स भी होगा। तो अगर एक्सेलरेशन आपको टुवर्ड्स द सेंटर मिल रहा है डायरेक्शन, तो जो आपका FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा उसकी डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक। अब आप सेंट्रीपिटल फोर्स को FC से दिखा रहे हो, ठीक है, FC या फिर FR से दिखा रहे हो। मास मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m है, इसका मास क्या है, m है। एक्सीलरेशन का फार्मूला, एक्सीलरेशन का फार्मूला, तो ये जो इस कंडीशन में आपको एक्सीलरेशन AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए, तो FC बराबर में m। अब आपको याद होना चाहिए कि अभी आपने इसके पिछले लेक्चर में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला निकाला था v स्क्वायर बाई में r, ये निकाला था। तो यहाँ पे लिखिए v स्क्वायर बाई में r। ये जो फार्मूला, ये जो एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, यही एक्सप्रेशन है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। समझ रहे हैं। अब आपको पता है कि ओमेगा बराबर में v बाई में r होता है, ओमेगा बराबर में v बाई में r होता है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो क्या, देखिए FC बराबर में mv स्क्वायर। अगर मैं ऊपर भी r से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी r से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, जैसे पहले mv स्क्वायर बाई r था, mv स्क्वायर बाई r है, हमने ऊपर भी r से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई r बाई में r स्क्वायर। समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये ओमेगा बराबर v बाई r है तो ओमेगा स्क्वायर बराबर में v स्क्वायर बाई r स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो v स्क्वायर बाई r स्क्वायर की जगह पर हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो FC बराबर में m ओमेगा स्क्वायर बाई में r। ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला, एक एक्सप्रेशन ये है आपका, दूसरा एक्सप्रेशन ये है आपका। समझ रहे हैं, समझ में आया। एक एक्सप्रेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको ये मिला और दूसरा आपको देखने को ये मिला, ठीक है। समझ रहे हैं। तो हमने क्या कहा आपको कि हम कल आपको बताया था ना कि जहां जिस फार्मूले का सेटअप खा जाए, मतलब आप देखिए कि क्या क्या वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। जहां जो भी फार्मूला सुटेबल का है वहां पर आप वो फार्मूला यूज कर लीजिए। अगर ये फार्मूले से काम हो जा रहा है तो इसका यूज करिए, नहीं हो पा रहा है काम इससे तो ये वाला यूज करिए, ठीक है। समझ रहे हैं। तो ये था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है फोर्स जब आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बताया गया है कि कोई भी फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो चाहे जो फोर्स हो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे जितनी टाइप्स ऑफ फोर्स हो, वो सारे फोर्स आपके वेक्टर फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये भी आपका वेक्टर फॉर्म में ही है, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। समझ रहे हैं। मतलब कि सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स करता क्या है थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। आखिर सेंट्रीपिटल फोर्स करता क्या है जान लीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है, फिर कह सकते हैं कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है ना, आपको पता है कि अगर हमको यहाँ डायरेक्शन निकालना हो वेलोसिटी की तो टेंजेंट हम ड्रा किए, हमको वेलोसिटी मिल गया। यहाँ निकालना है टेंजेंट ड्रा किए, वेलोसिटी मिल गया। यहाँ निकालना है टेंजेंट ड्रा करें, वेलोसिटी मिल गया। यहाँ निकालना है टेंजेंट ड्रा किए, वेलोसिटी मिल गया। तो ये जो देखिए अभी अपवर्ड, लेफ्ट, डाउनवर्ड, राइट, ये जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से चेंज आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। चलिए अब एक कॉमन सी बात मैं आपसे पूछने चल रहा हूँ, आप ये बताइए कि पहले आपको वेलोसिटी मिली कि पहले आपको एक्सेलरेशन मिला कि पहले आपको फोर्स मिला। समझ रहे हैं। जब आप इस बॉडी को रोटेट किए तो उस कंडीशन में आपको पहले क्या देना पड़ा, पहले वेलोसिटी मिल गई बाद में फोर्स मिला कि पहले एक्सेलरेशन मिल गया बाद में आपको फोर्स मिला, या फिर सबसे पहले आपने फोर्स लगाया तो आपको ये चीजें मिली, ठीक है। थोड़ा समझिए। जैसे मैं आपको कहूं ये कोई बॉक्स है, ठीक है। अगर ये कोई बॉक्स है, ये रेस्ट पर है, ये बॉक्स अगर ये कोई रेस्ट पे है,
थोड़ी देर बाद ये बॉक्स किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करने लगा और इसकी एक्सीलरेशन भी कुछ आ गई, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है, समझ रहे हैं, एक मिनट वेट, ठीक है, इंक बह रहा है, ओके। देखिए मुझे मतलब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो अभी तक आपने पहले पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी वगैरह आपने पढ़ा, फिर एंगुलर एक्सीलरेशन आपने पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी। तो इस कंडीशन जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा, ठीक है, अभी एक्सीलरेशन के बारे में आपने पढ़ा, लास्ट में आप फोर्स पढ़ रहे हो। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहले आपको वेलोसिटी मिलता है कि पहले आपको एक्सीलरेशन मिलता है या फिर पहले आपको फोर्स मिलता है, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बॉक्स आपका अभी रेस्ट पर था, तो अगर ये बॉक्स मोशन में आ गया, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गई और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से इसमें एक्सीलरेशन नहीं मिल गया, तो ये जो वेलोसिटी हमको इस बॉक्स की मिली और जो एक्सीलरेशन मिला, ये किस वजह से मिला, किस वजह से मिला? जब तक हम इस बॉक्स पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे नहीं, या तो पुश करें या फिर पुल करें, जब तक इस बॉक्स पर हम कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे नहीं तब तक ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। जब तक बॉक्स मूव नहीं करेगा तब तक ना आपको वेलोसिटी मिलेगी ना आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। समझ रहे हैं? मतलब कि सबसे पहले हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर हमको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मिलता है। उसी तरीके से अभी तक आपने जो भी पढ़ा, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बाद में आप सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ रहे हो, तो आप जानिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिल रहा है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से ही वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। समझते हैं? उल्टा पड़ रहा है ना, कि पहले आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिला, फिर एक्सीलरेशन, फिर वेलोसिटी, ओके, उल्टा होगा, ठीक है। तो ये था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इरेज कर दूं, मैं इस पर एक क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। चलिए करते हैं इस पर एक क्वेश्चन हम, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए पार्टिकल ऑफ मास, कुछ भी मास ले लीजिए, 10 kg ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 10 kg इज revolving along a circular path with radius, circular path with radius मान लीजिए 5 मीटर, circular path with radius 5 meter with 20 meter with speed 20 meter per second. Find centripetal force of a particle. समझ रहे हैं? ठीक है, इंक बह रहा है, बार बार हाथ में लग जा रहा है। चलिए क्या है आपका कि एक कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है 10 kg, मास क्या है 10 kg है। देखिए जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। एक कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है 10 kg है, ठीक है, उसका रेडियस दिया गया है। अब वो जो मास है, जो पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर पथ पे मूव कर रहा है और उस सर्कुलर पथ का रेडियस दिया है 5 मीटर, ठीक है। अब जो मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी उसकी होगी या फिर स्पीड होगी, तो उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ये है। तो आपसे पूछा है फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है, उस पार्टिकल पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू क्या होगी। समझिए कि मान लीजिए कोई आपका सर्कल है, सर्कल का रेडियस आपको दिया गया है 5 मीटर,
कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया गया है 10 kg, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है। तो अगर जब ये सर्कुलर पथ पे मूव कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आपको बताने की, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाई में आर। एम क्या है आपका 10 kg, वेलोसिटी क्या है 20, तो 20 की स्क्वायर 20 इंटू 20। आर क्या है आपका 5 है, तो 5 टू जा 20, सॉरी 5 टू जा 10, 20 बहुत अच्छा टेबल पढ़ रहा हूं मैं। 5 टू जा 10, 2 इंटू 20 इंटू में 20, ये आपका एफ सी है, सेंटीमीटर फोर्स है। तो एफ सी बराबर में 2 टू जा 4, 2 जा 8, 800, ठीक है, 800 न्यूटन लिख सकते हैं, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप पे बन सकते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट केस पर, मतलब अगली टॉपिक पर। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए इरेज कर दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक, इरेज करते हैं, ठीक। ला 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 ला, दिल भरता नहीं आखिर जीती हूँ। चलिए चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब आप हेडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी हेडिंग क्या है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल tied to a string in horizontal circle। ठीक है, समझ रहे हैं, ज्यादा इंक चला गया है इसमें, ठीक। चलिए अब हेडिंग पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, ठीक, क्या है आपका, मोशन ऑफ अ पार्टिकल टाइड टू ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग, पीने वाला स्ट्रिंग नहीं, ठीक है, स्ट्रिंग यानी आपका धागा यानी आपका धागा इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब हम एक पार्टिकल को मतलब हम एक पार्टिकल को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक हमने धागा लिया, मान लीजिए हमारा धागा था, ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या था, धागा था। अब इस धागा के एक इन पर हमने एक पार्टिकल को बांध दिया, एक पार्टिकल को बांध दिया, और बांधने के बाद उसको हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बांधने के बाद उसको हॉरिजॉन्टल एक मोशन कराए ऐसे करके, ठीक है। जैसे अगर मैं आप कहूँ कि एक धागा ले लीजिए, एक छोर पर आप बांध लीजिए कोई भी पार्टिकल, अब उसको जब ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे आप, ठीक है, ऐसे जब नचाएंगे तो जो मोशन हो रहा है वो मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल के अलोंग। देखिए ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के अलोंग मोशन हो रहा है, तो उसी की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब हमने एक पार्टिकल लिया जिसको हमने एक धागे से बांध दिया, और उसको हम मोशन में ला रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल, यानी इस तरीके से। देखिए अगर उसको हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दो केसेस हैं, ठीक, इसमें आपके दो केसेस होते हैं कि जब हम एक बार देखिए, जैसे हो सकता है कि आपने धागा लिया और उस पर एक कंकड़ आपने लिया, कंकड़ का मास जो था वो बहुत कम था, कंकड़ का मास जो था वो बहुत कम था, और जो आप फोर्स लगा रहे हो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप उसको रोटेट कर ले रहे हो, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के ही फॉर्म में चल रहा है ऐसे, ठीक है। एक केस ये हुआ जब मास बहुत कम था, ऐसे निग्लेजिबल, आपके फोर्स के हिसाब से उस मास का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था, ऐसे निग्लेजिबल मतलब यानी मास की कुछ वैल्यू ही नहीं थे, ऐसा समझ लीजिए इस पार्टिकल की, ठीक है। एक केस ये है, दूसरा केस ये है कि अगर वो मास का कुछ ना कुछ मास हो गया, ठीक, सॉरी, वो पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास हो गया, अगर उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास हो जाएगा, ठीक है, मास आपने बढ़ा दिया तो आप ऐसे रोटेट करोगे, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल में नहीं रोटेट होगा, वो नीचे आ जाएगा, तब ये इस तरह रोटेट होने लगेगा, बता रहा हूं अभी, ठीक है। देखिए पहले एक केस आप बनेगा, एक, एक केस आप बनेगा when the
मास ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। दूसरा बनेगा व्हेन द मास ऑफ पार्टिकल इज m। मान लीजिए उसका मास m है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसका मास कुछ ना कुछ हो गया है, एज्यूम करिए, ठीक है। दो केसेस बनेंगे, ये दोनों केसेस में हमको बताना है मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब उस पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो उसके लिए हमको टेंशन बताना रहेगा कि उस जैसे धागा हमने लिया है, धागा पर हमने एक पार्टिकल बांधा है एक छोर पे, ठीक है, एक एंड पे। तो उस धागे जब ऐसे हम नचाएंगे तो उस धागे में एक टेंशन क्रिएट होगा, वो टेंशन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो भी बताना पड़ेगा हमें। तो ये सारी चीजें हमको बतानी पड़ेंगी। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, जब हम एक बार फार्मूला डिराइव कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट मेरा छूट गया था उसे बता दे रहा हूँ, देख लीजिए कि आपने एक धागा लिया, एज्यूम करिए यही, चलो मान लो पहला केस बता, ठीक है। मैं आपको पहला केस बता रहा हूँ, व्हेन द मास ऑफ ए पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। व्हेन द मास ऑफ ए पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग लिया यानी धागा लिया, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग लिया यानी धागा लिया जिसका लेंथ हमने माना L, जिसकी लेंथ थी L, ठीक है। और इस पर हमने एक पार्टिकल बांध दिया जिसका मास था m, लेकिन ये जो मास था वो नेग्लिजिबल था। नेग्लिजिबल यानी मास की कुछ वैल्यू नहीं थी, बहुत कम थी, ठीक है। धागा लिया, धागा का लेंथ था L और उसको एक एंड पर हमने एक पार्टिकल बांध दिया जिसका मास m था, जिसकी जो नेग्लिजिबल था, ठीक है। कैसा था? नेग्लिजिबल था। अगर मास नेग्लिजिबल है ओके, देखिए अगर आपका मास नेग्लिजिबल है तो जैसे आप इसको ये धागा पकड़ लो, यहाँ से ऐसे पकड़ो, पकड़ने के बाद ऐसे करो तो ये बंधा रहेगा, ऐसे नाचेगा, ठीक है, ऐसे नाचेगा। तो मास बहुत कम है तो इस पर ग्रेविटेशन भी बहुत कम होगा, ग्रेविटेशन की वैल्यू भी बहुत कम होगी और इसको हम आसानी से हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में घुमा लेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल के फॉर्म में इसको हम सर्कल के फॉर्म में से घुमा लेंगे। समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको मास को नेग्लिजिबल किए हैं कि इसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कल के फॉर्म में घुमा लें, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको घुमाते हैं तो जो धागा होता है, धागे में एक फोर्स क्रिएट होता है। अगर आप लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे, ठीक है, अगर आप लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे तो वहां पर हमने बताया था कि धागे में टेंशन क्रिएट होता है, कि यानी कि मान लीजिए कोई दो कार है, वो एक कार बिगड़ गया, दूसरी कार उसको खींचे उसको, तो जब खींचती है कार एक कार दूसरे को धागे के हिसाब से, धागे के द्वारा, तो उस धागे में एक फोर्स क्रिएट होता है, उसी फोर्स को बोलते हैं टेंशन। तो उसी तरीके से आप तो ऐसे जब रोटेट कर रहे हो, ऐसे नचा रहे हो, तो इधर तो पार्टिकल घूम रहा है ऐसे करके, और आपका हाथ ऐसे कर रही हो, तो आपके हाथ से और जो पार्टिकल है उनके बीच में धागा लगा है, तो उस धागे में एक फोर्स क्रिएट होती है, उसी को बोलते हैं टेंशन। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपका जो है वो टेंशन से ही मिला है, यानी वो जो धागे में आ रहा है वो टेंशन ही है। देखिए जैसे आपने ये धागा लिया, जब आप इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, तो इस धागे में एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। अब ये जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ये फोर्स है, यही फोर्स को आप यहाँ बोल रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोल रहे हो? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जो धागे में फोर्स क्रिएट हो रही है टेंशन, उसी टेंशन को आप यहाँ पर बोल रहे हो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो, ठीक, समझ में आया? यानी ये धागा था, अब धागे को जब आप नचाओगे ऐसे तो एक सर्कल के फॉर्म नाचेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोले हो वो धागे का लेंथ क्या है? L है। तो जो धागे का लेंथ है, ये जो धागे का लेंथ है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये रेडियस है। अब रेडियस ही आपका L है। समझ रहे हैं? सेंटर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? L है। तो रेडियस ही आपका L है। L क्या है? L जो आपका है, L आपका है लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की जो लंबाई है वही है सर्कल का रेडियस, वही है सर्कल का रेडियस। क्योंकि जब आप धागा लिए हो, देखो आपने धागा लिया, इसको जब ऐसे घुमा रहे हो, देखो देखिए, जब आप जैसे मान लीजिए आप जैसे आप इसको घुमा रहे हो तो यही रेडियस है, यही धागा लेंथ भी है, इसीलिए बराबर है। ठीक है, तो मतलब आपका जो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जो टेंशन है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पे जो आपका टेंशन है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो टेंशन बराबर में सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई में आर होता है, एम वी स्क्वायर बाई में आर होता है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास क्या था, एम था, हमने माना था। तो टेंशन बराबर में एम मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी वी थी, तो वी स्क्वायर हो गया, रेडियस ही क्या है इसका, एल है, एल लिख लीजिए। तो ये क्या मिला आपको, ये मिला आपको टेंशन, क्या मिला, टेंशन। ठीक है, समझ रहे हैं, जब आपने इसको रोटेट किया तो आपको टेंशन मिला। ठीक है, वो टेंशन, ये टी क्या है आप एज्यूम करिएगा, अभी के लिए कैपिटल टी को आप बोलोगे टेंशन, कैपिटल टी को आप बोलोगे टेंशन, स्मॉल टी को आप बोलिएगा टाइम पीरियड, जिससे कंफ्यूजन ना हो अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका भी यूज मैं करूंगा अभी। ठीक है, कैपिटल टी को अभी आप बोलो टेंशन, स्मॉल टी को बोलो टाइम पीरियड। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपने टेंशन निकाल लिया आपने टेंशन निकाल लिया ना कि इस धागे में कितना टेंशन लग रहा है, वो मिला आपको एम वी स्क्वायर बाई एल, एम वी स्क्वायर बाई एल। एल क्या है आपका, रेडियस ऑफ सर्कल बोलिए या फिर लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोल दीजिए, बात एक ही है। धागे की लंबाई बोलिए या फिर सर्कल का रेडियस बोलिए, बात दोनों की एक ही है। ठीक है समझ रहे हैं, इरेज कर दो इसे। अभी इसमें और कॉन्सेप्ट है। ठीक है ठीक, इरेज करता हूं। मतलब आपको जो टेंशन मिला इस धागे में वो आपको मिला एम वी स्क्वायर बाई में एल, यही मिला आपको, एम वी स्क्वायर बाई में एल। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि आप जब धागे को लिए पार्टिकल लटकाए थे तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने, मतलब एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगा, समझते हैं। टाइम पीरियड होता क्या है कि एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हो टाइम पीरियड। तो अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहोगे, ठीक है, तो मान लिया यहाँ था, यहाँ से एक सर्कल लगा के जब यहाँ आएगा तो टाइम पीरियड होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगा, सिंपल जानिए। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है एक मिनट, डिस्टेंस अपान में स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपान टाइम। ठीक है, ये फार्मूला होता है टाइम का, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ जाके यहीं आ रहा है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए बता रहा हूँ कि एक चक्कर जब ये लगाएगा कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस चलेगा, कितना चलेगा, 2 पाई आर डिस्टेंस चलेगा। और इसकी स्पीड क्या है, v है, v लिखिए। तो ये जो एक्सप्रेशन मिला ये एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड, किसका है, टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल। ये टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की टेंशन है, धागे की टेंशन ये है धागे की टेंशन, और ये है उस पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, यानी टाइम पीरियड जो है 2 पाई आर बाई वी। ये है, समझ रहे हैं, इसका यूज होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपको मैक्सिमम टेंशन निकालना हो, अगर आपको मैक्सिमम टेंशन चाहिए, टी मैक्स अगर आपको निकालना हो, टी मैक्स चाहिए, मतलब कि आप धागे को इतना स्पीड से नचा दो कि वो टूटने वाला रहे लेकिन टूटे ना, टूटने वाला ही हो। तो उस कंडीशन पर उसका सबसे ज्यादा टेंशन उस टाइम पे होगा कि अगर धागा आपका टूटने वाला है तो उस कंडीशन पे जो टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग में वही होगा आपका मैक्सिमम टेंशन। यानी कि जब आप उस, यानी जो मिला है ये मास जो मिला इस पार्टिकल को, उसको अगर आप मैक्सिमम स्पीड से घुमा दे रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको मैक्सिमम स्पीड से घुमा दे रहे हो तो वही आपको मिलेगा मैक्सिमम टेंशन। यानी ये स्पीड वो है जो वी मैक्स में लिखा हूं, ये वो स्पीड है उस पार्टिकल की। अगर इस वी मैक्स से भी ज्यादा आप घुमाओगे तो धागा टूट जाएगा। मतलब वी मैक्स की स्पीड से आप जब घुमा रहे हो तो उस धागे में मैक्सिमम टेंशन आपको मिल रहा है। ठीक है,
अगर आप बताओ, अगर आप धागा खूब तेजी से घुमा रहे हो तो टाइम कम लगेगा। जैसे अगर धीरे धीरे घुमाते तो एक चक्कर लगाने में टाइम ज्यादा लगता है, जब आप उसको तेजी से घुमा रहे हो तो टाइम भी तो कम लगेगा ना। तो अगर जब आप वी मैक्स के स्पीड से यानी मैक्सिमम स्पीड से घुमा रहे हो तो आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमम। टाइम पीरियड कम मिलेगा, क्योंकि ज्यादा तेज घुमाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप ज्यादा तेज बाइक चलाते हो तो जल्दी से पहुंचते हो ना, टाइम बचता है। उसी तरीके से अगर ये पार्टिकल ज्यादा तेज सर्कल में घूम रहा है तो इसको टाइम भी तो कम लगेगा। तो इस कंडीशन में 2 पाई आर आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी? वी मैक्स रहेगी। क्या रहेगी? वी मैक्स। समझ रहे हैं? ठीक है। ये जो कंडीशन है दोनों, ये है एट ब्रेकिंग स्टेज, या फिर लिख सकते हैं विदाउट ब्रोकन, विदाउट ब्रोकन, बिना टूटे ही, बिना टूटे उनकी जो मैक्सिमम टेंशन था ये और मिनिमम टाइम ये हमको मिला। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, ओके। तो इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इरेज कर दूं? ठीक, चलिए। अभी तक आपका धागा टूटा हुआ नहीं है, आप इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल के फॉर्म में घुमा रहे हो। अभी तक आपका धागा टूटा हुआ नहीं है, आपने मैक्सिमम टेंशन भी निकाल लिया और मिनिमम टाइम पीरियड भी आपने निकाल लिया। ठीक है, अब हम मानते हैं कि आप एल लेंथ के वायर को सर्कल के फॉर्म में घुमा रहे थे। ठीक है, ठीक, आपने इतनी स्पीड बढ़ा दी, आपने इतनी स्पीड बढ़ा दी कि धागा आपका टूट गया, धागा आपका टूट गया। ठीक है, अब आप देखो कि जब आप एक धागा की लिमिट होती है, धागा की एक लिमिट होती है कि अगर आप उससे ज्यादा तेज आप घुमा दे रहे हो तो धागा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी उसका टेंशन, यानी जब धागा टूट जाएगा, जब धागा टूट जाएगा तो आपको पता है जब हम चाहते हो धागा छूटता है या फिर टूटता है तो वर्टिकली ऐसे जाता है। समझ रहे हैं? यानी मान लीजिए यहाँ पर टूटा धागा आपका तो तुरंत आगे ऐसे भाग जाएगा वर्टिकल फॉर्म में, यहाँ टूटा ऐसे टेंजेंशियल फॉर्म में आगे भाग गया। टेंजेंशियली एकदम भागता है, समझ रहे हैं ना? ऐसे टेंजेंशियल, ठीक, एकदम स्ट्रेट, जहां टूटेगा वहीं सीधे जाएगा। मतलब टूटने के बाद आपका धागा एकदम सीधे मूव करता है। तो जब धागा आपका टूट जाता है, लिख सकते हैं when string is broken, when string is broken, जब आपका धागा टूट जाता है तो टेंशन उस कंडीशन में जीरो मिल जाएगा आपको, क्योंकि धागा जब टूट गया तो जब धागा टूट जाता है तो जब धागा आपका आपके हाथ से छूट जाता है टूटने के बाद तो एकदम जब टूटने पर वो नीचे की तरफ लटक जाता है या फिर उसी साथ भाग जाता है जो पार्टिकल साथ, तो उस कंडीशन में उस धागे में टेंशन आपको जीरो मिलेगा, लेकिन वेलोसिटी आपकी जीरो नहीं होगी। वो पार्टिकल किसी ना किसी वेलोसिटी से आगे मूव भी करता रहेगा। जब जैसे धागा आपका टूटा तो पार्टिकल तो अब भी भाग रहा है ना आगे, भले टेंशन खत्म हो गया लेकिन वेलोसिटी आपको मिलेगी ही उस पार्टिकल। ठीक है, ये कंडीशन है जब आपका धागा टूटता है, ये कंडीशन है जब आपका धागा टूटता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी थी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जब आपने धागे को थोड़ा हल्के मास मास मतलब एक धागे को एक छोटा सा पार्टिकल से आपने बांध दिया, उसको जब आपने घुमाया तो वो जो धागा था वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के फॉर्म में चल रहा था। ये आपका पहला केस था, ये आपका ये आपका पहला केस था। लेकिन जब आप, लेकिन मान लीजिए जैसे मैं कहूं आपको, ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि अभी आपने धागा लिया था, उस धागे के एक छोर पर मैं 5 किलो का कोई पार्टिकल बांध दूं, 5 किलो कोई पार्टिकल बांध दूं, ज्यादा वेट का बांध दूं, तो आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं घुमा पाओगे। जब घुमाओगे तो नीचे नीचे की तरफ लटका रहेगा, आप उसको ऐसे घुमा पाओगे, यानी इस तरीके से, ऐसे ऐसे आप उसको ऐसे ऐसे घुमा सकोगे। ठीक है, आप उसको ऐसे ऐसे घुमा पाओगे, समझ रहे हैं? बाकी उसको ऐसे नहीं घुमा पाओ, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो आप उसको ऐसे नहीं घुमा पाते हो, मतलब इस सॉरी इस फॉर्म में नहीं घुमा पा रहे हो। उसको आप घुमा पाओगे इस फॉर्म में, मतलब मास आपका धागे से नीचे लटका हुआ रहेगा फिर ऐसे घूमेगा, ये ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं? तो ये है आपका सेकेंड केस, ये है आपका सेकेंड केस। ठीक है, इरेज कर दूं इसे, इरेज कर दूं? ठीक, चलिए।
एक मिनट रुकिए, पानी पी, एक मिनट। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब तो जो हमारा सेकंड केस था इसमें, वो था व्हेन मास इज नॉट नेग्लिजिबल। व्हेन मास ऑफ पार्टिकल, व्हेन मास ऑफ पार्टिकल इज नॉट नेग्लिजिबल, जब पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल नहीं था, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जब आपका पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल नहीं, जैसे देखिए, जैसे आप देखिए ठीक है, ये चार्ज आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मास कुछ ज्यादा है, तो अब जब मास इसका ज्यादा है तो आपको इस तरीके से नचाने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, ये अगर ये धागे का और बड़ा कर दो लेंथ में, देखिए धागे का लेंथ और बड़ा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से नचाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये जब नाचेगा तो अब देखिए इस तरीके से फॉर्म में नाचेगा, ये ऐसे दिख रहा है, मतलब अब देखिए अभी तक आपका देखिए इस कंडीशन में, ठीक, जब अभी पहला वाला केस पढ़े थे वहां पर आपका इस तरीके से मोशन हो रहा है। देखिए ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये है हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन, ये है। और देखिए ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन, अभी क्योंकि इस पर जो इसके कॉर्नर में जो मास है वो बहुत कम है, इस धागे के हिसाब से बहुत कम है, तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन आप करा ले रहे हो ऐसे। देखिए आप करा ले रहे हैं, देखिए हो जा रहा है ना इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट केस देखिए समझ में आ रहा है। लेकिन जब हमने इसमें एक मास लगा दिया जब हमने इसमें मास लगाया तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देखोगे ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये वैसे घूम रहा है, देखिए देखिए, देख रहे हैं। तो ये जो मोशन हो रहा है इसे बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं, समझ रहे हैं। ये जो मोशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, यानी सर्कुलर मोशन अब भी हो रहा है, लेकिन ये जो मोशन हो रहा है इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम जैसे इसका मोशन हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यही है आपका सेकेंड केस, यही है आपका सेकेंड केस। क्या हो रहा है? कोनिकल पेंडुलम जैसा, पेंडुलम जैसा, ठीक है। अब देखिए जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है, यानी कंपाउंड पेंडुलम आप कह सकते हैं, उसका जो आपको टाइम पीरियड मिलता था वो मिलता था 2 पाई रूट में L/G, ये होता था नॉर्मल पेंडुलम या फिर कंपाउंड पेंडुलम का। लेकिन जब आप इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई रूट में L cos थीटा बाई में G, यही मिलेगा एक्सप्रेशन आपको टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड को स्मॉल टी से दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टेंशन को भी यहाँ दिखा रहे हैं स्मॉल टी से, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन अभी हम आपको लेकर दिखाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में अभी जो मैंने आपको समझाया, इस कंडीशन में जब पार्टिकल का मास कुछ ना कुछ होगा, कुछ पार्टिकल का मास होगा, तो वो जो मोशन करेगा वो कोनिकल पेंडुलम जैसा मोशन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम उस पार्टिकल की स्पीड भी डिफाइन करेंगे, स्पीड का भी रिलेशन देंगे, ठीक है। और जब वो ऐसे चलेगा तो उसके धागे में भी एक टेंशन क्रिएट होगा, उस टेंशन का भी एक एक्सप्रेशन देंगे। टेंशन के एक्सप्रेशन के साथ साथ हम टाइम पीरियड भी आपको निकाल कर देंगे। यानी यानी कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ धागा था, ठीक है, ये आपका धागा है, ये सर्कल फॉर्म ऐसे चल रहा है, ये आपका सर्कल फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। तो कभी इधर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से होगा ना, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये धागा है आपका, मानते हैं धागे की लेंथ हमारी क्या है, धागे की लेंथ जो हमारी है वो है L, क्या है? L है। और वो थीटा एंगल पे आपका चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। और मान लेते हैं रेडियस क्या है सर्कल का, इस तरह देखिए, देखिए ये इस तरीके से है, ये देखिए ये सर्कल फॉर्म में चल, देखिए ये, तो ये ऐसे ही चलेगा ना सर्कल फॉर्म में। ये मान लीजिए आपका मास यहाँ कहीं इस यहाँ पर है, जिसका मास क्या है? M है, ठीक है। इस कोण यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक। अब ये मान लेते हैं ये हाइट h दी गई है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसको एरो मिटा दूं,
फिगर क्लियर बनी इसके लिए, ठीक, समझ रहे हैं, ठीक है। अब जब मास ये देखिए ये धागा है, ये धागा है, जब मास इससे लटका हुआ है तो नीचे की तरफ आपको वेट मिलेगा जो mg होगा, एक वेट मिलेगा आपको mg होगा। जब नीचे mg लग रहा है तो इस धागे में एक टेंशन क्रिएट होगा, इस धागे में एक टेंशन क्रिएट होगा, उसको हम मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं T। इस धागे में जब इसमें मास लटका हुआ है, इसमें टेंशन क्रिएट होगा ना, प्रोड्यूस होगा धागे में, तो उसको हम मान लेते हैं टेंशन T। तो अब ये जो टेंशन T है, अगर यहाँ एंगल थीटा है, अगर ये यहाँ एंगल थीटा है तो ये जाएगा तो ये भी एंगल थीटा ही होगा ना यार, सही से बन नहीं रहा है। ये धागे में टेंशन क्रिएट हुआ T, तो अगर आपको पता है अगर इस तरीके से है तो अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये थीटा अगर आप ऊपर ले गए तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो अगर थीटा इससे अटैच है तो ये कंपोनेंट बनेगा T cos थीटा, और जिससे नहीं अटैच है ये बनेगा T sin थीटा। ये कंपोनेंट, ये T sin थीटा और ये T cos थीटा। फिर से बना दो क्लियर करके, एकदम साफ साफ बनाते, बड़ा कर दे इसका साइज, ठीक है। ये धागा है, यहाँ मास है, इस ये जो पार्टिकल्स का मास है वो क्या है, mg है, क्या है, mg है। इस धागे का लेंथ मान लीजिए l दिया गया है, ये एंगल थीटा बना रहा हो, ये रेडियस हमको r दिया गया हो और ये हाइट h दी गई हो। तो अगर हम ऊपर तरफ ऐसे लाइन खींच दे तो ये थीटा तो ये भी थीटा। इस धागे में एक टेंशन क्रिएट होगा, समझ रहे हैं। अगर ये धागा इससे कुछ ना कुछ मास लटका हुआ है जिसमें टेंशन क्रिएट होगा, उसको मानते हैं टी क्रिएट हुआ। तो टी है, यहाँ एंगल थीटा है तो टी का दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऊपर मिलेगा टी कॉस थीटा क्योंकि इससे थीटा अटैच है, एक इधर मिलेगा टी साइन थीटा, एक इधर मिलेगा टी साइन थीटा, ये मिलेगा। समझ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे अपवर्ड बराबर में डाउनवर्ड, अगर आप यहाँ देखेंगे इन वर्टिकल मोशन लिख सकते हैं, इन वर्टिकल मोशन, इन वर्टिकल मोशन टी कॉस थीटा बराबर में mg, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन में देखेंगे तो सेंटर की तरफ ये टी साइन थीटा है ना, देखिए सेंटर की तरफ आपको टी साइन थीटा मिला है, तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। यानी आप कह सकते हो इन हॉरिजॉन्टल मोशन, यहां लिख लीजिए इन हॉरिजॉन्टल मोशन, इन हॉरिजॉन्टल मोशन सेंटर की तरफ लग रहा है ये टी साइन थीटा, टी साइन थीटा सेंटर की तरफ या फिर फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका एक्सप्रेशन होता है mv² बाई में r। ये रेडियस स्मॉल r माने स्मॉल r लिख दो, ठीक है, स्मॉल r, ठीक है, समझ रहे हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हमको इन्हीं का यूज करके निकालना है ये पार्टिकल, जब हम इसको गोल गोल ऐसे घुमा रहे हैं तो पार्टिकल की स्पीड बतानी है फर्स्ट। सेकंड हम बताएंगे इस टेंशन की वैल्यू जो इस धागे में आ रहा है, सेकंड एक्सप्रेशन देंगे। थर्ड एक्सप्रेशन हम देंगे कि इसको यहां से एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल, क्या निकालते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो अगर आप इस ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इनटू इक्वेशन सेकंड आप करेंगे तो आपको मिलेगा टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा बराबर में, ठीक है, बराबर में mv² बाई में mg, बाई वन मानिए इधर इधर mv² और mg, ठीक है। तो टी से टी कट गया, ये मिला आपको tan थीटा बराबर में, tan थीटा बराबर में m से m कट गया, ये मिला v² अपान में rg। तो आपको यहां से मिलेगा v² अपान में rg tan थीटा, तो v मिलेगा आपको रूट में rg tan थीटा। ये v क्या है आपका, ये v क्या है आपका
स्पीड है पार्टिकल की, v बराबर में रूट में आर जी टाइम थीटा। एक बार मैं चेक कर लूं, देखिए आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला है, ये v बराबर में आर जी रूट में आर जी tan थीटा, यही है आपका स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल की एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक मतलब ये पार्टिकल ये स्पीड से घूम रहा होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम निकालते हैं टेंशन। ठीक है, इरेज कर दीजिए। ठीक है, अब हम निकालने चल रहे हैं टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। अब हम निकालने चल रहे हैं टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन निकालने चल रहे हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है, ये टेंशन है। इधर आपको मिला है टी कॉस थीटा, इधर मिला है आपको टी साइन थीटा। क्या मिला है? टी साइन थीटा, ऐसा मिला है। तो कल ही आपको नेट नेट कैसे निकालना है वही आपको निकालना कल बताया गया था। तो इसी तरीके से आपको यहाँ मिलेगा टी रूट में टी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में टी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में टू टी कॉस थीटा, टू साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ एंगल 90 डिग्री है, जिसकी वजह से कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर आगे मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ टी, जैसे देखिए इधर लिख देता हूँ, पूरा कर ही देता हूँ, देख लीजिए, नहीं कहेंगे कैसे हो गया। टी रूट में टी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में टी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में टू टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। फिर आगे रहेगा, आगे देखिए इसके आगे रहेगा कॉस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अगर कॉस 90 वैल्यू 0 होते तो ये पूरा टर्म 0, तो ये खत्म हो जाता है यहीं से। कॉस 90 वैल्यू 0, पूरा टर्म 0, तो बचा आपका सिर्फ ये। तो आप लिख सकते हो टी बराबर में रूट में टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? mg, तो mg का होल स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस में टी साइन थीटा की वैल्यू क्या है? mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई में r का होल स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, यही एक्सप्रेशन है आपका टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की टेंशन का एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, तो नोट कर लीजिए। हम लास्ट निकालने चल रहे हैं इसमें टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चल रहे हैं निकालने टाइम पीरियड। क्या निकालने चल रहे हैं? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो अगर आप देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? टी बराबर में 2 पाई आर बाई में वी, 2 पाई आर बाई में वी। तो हमने अभी निकाला था v बराबर में रूट में आर जी tan थीटा, यही निकाला शायद। v बराबर में रूट में आर जी साइन थीटा, ये निकाला था। तो इसको यहाँ रख दीजिए, t बराबर में 2 पाई आर बाई में रूट में आर जी tan थीटा, यही होगा। ठीक, समझ रहे हैं? ठीक, अगर इस r को मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, आगे देखिए 2 पाई आर, आर का स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आर का स्क्वायर रूट में निकालूंगा बाहर आर मिलेगा, डिवाइड बाई रूट में आर जी tan थीटा, डिवाइड बाई ये लिखूंगा, देखिए रूट में आर जी tan थीटा। गंदा हो गया, गंदा हो गया। ठीक है, देखिए फिर से इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई रूट में आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर बाहर आएगा फिर आर मिल जाएगा। इसको रूट में आर जी tan थीटा। ठीक है, अब ये रूट रूट कॉमन कर देता हूँ, तो टी बराबर हमको मिलेगा 2 पाई में रूट में आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी tan थीटा। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 पाई रूट में आर डिवाइड बाई जी tan थीटा।
यही मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, ये आपको मिला है। ठीक, अब अगर आप यहाँ देखोगे, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर मैं बोलूं ये ट्रिंगल आपका बना हुआ है, देखिए इधर देखिए, ये डिस्टेंस आपको L दिया है, ये R दिया है, ये H दिया है, R L H, ये थीटा दिया है। अगर मैं यहाँ से साइन, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो आपको मिलेगा साइन थीटा बराबर में परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस R बाई में L। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ से आपको R मिलेगा, यहाँ से आपको R की वैल्यू मिलेगी R बराबर में L साइन थीटा। ठीक है, तो आपको वहां पर टाइम पीरियड क्या मिला है? T बराबर में, ठीक है, T बराबर में 2 पाई रूट में R डिवाइड बाई G टाइम थीटा, ये मिला है। ठीक है, तो T बराबर में 2 पाई रूट में R की वैल्यू पुट करिए, L साइन थीटा डिवाइड बाई G टाइम थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे साइन थीटा और यहाँ रखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको रखेंगे तो आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा वो यही मिलेगा, 2 पाई रूट में L कॉस थीटा बाई में G, यही आपको मिलेगा, यही एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ये है टाइम पीरियड के लिए। किसके लिए? टाइम पीरियड के लिए। देखो दिख रहा है? ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आपको देखने को मिला ये एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया, आपने निकाल ली स्पीड ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल की स्पीड भी आपका एक्सप्रेशन आपने निकाला, वो जो था ये है। ठीक है, इरेज कर दूं, मैं एक बार बता दे रहा हूं, फिर से इरेज कर दूं। ठीक, देखिए इरेज कर देता हूं इसको, इरेज कर देता हूं इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, देखिए हमने निकाला ना, हमने निकाला ना स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या निकाला था हमने? v बराबर में रूट में RG tan थीटा, ये निकालना। ठीक है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, धागे में जो टेंशन आया था उसको वैल्यू क्या निकाले थे? T बराबर में रूट में mg का होल स्क्वायर प्लस में mv स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर, ये निकाला। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड जो हमने निकाला वो निकाला T बराबर में 2 पाई रूट में L cos थीटा बाई में G, ये हमने निकाला। ठीक है, तो जो 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 चीजें हमने आपको कही थी ये चीजें हम निकालेंगे, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट हो गया? ओके, तो आज आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जितना भी आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल्स होते हैं, जैसे बैंकिंग रोड, जब आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो जब टर्न मिलता है रोड पर तो क्यों आप बेंड कर जाते हो, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मौत के कुएं देखे होंगे, ठीक है, मौत का कुआं तो देखे ही होंगे, तो जो उसमें जो बाइक राइडर्स होते हैं कैसे चला लेते हैं, कुआं तो इस तरीके से रहता है, दीवार पर तो हम चल नहीं पाते हैं, तो कैसे वो सर्कल से दीवार में कैसे वो बाइक चला लेते हैं, तो वो सारा रीजन भी हम जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। ठीक, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।